समझ में आ गया? क्या क्या बताया कि सबसे पहले ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग किसने किया? इरेटोस्थनीज ने किया। उसके बाद में हमने बात की भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? हिकेटियस। ध्यान रहेगा ना? चलो बेटा, तो सबसे पहले हमें भारत का भूगोल शुरू करने से पहले क्या देखना है? अक्षांश और देशांतर के बारे में। अक्षांश व देशांतर। तो एक्चुअल में है क्या? दोनों की दोनों काल्पनिक रेखाएं हैं जो पृथ्वी पर खींची गई हैं। जैसे अगर हमारे पास में ये पृथ्वी भी है, इसको हम देखें तो ये क्या है? उत्तर से दक्षिण कुछ रेखाएं खींची गई हैं। उन रेखाओं को क्या कहते हैं हम? देशांतर रेखाएं। ध्यान रहेगा? कौन सी वाली? उत्तर से दक्षिण तक खींची गई। उसी प्रकार पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व कह सकते हो, जो रेखाएं खींची जाती हैं वो कैसी कहलाती हैं? अक्षांश। समझ में आया? तो थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। सपोज करो ये क्या है? हमारी पृथ्वी है, ठीक है। अब इस पर कुछ रेखाएं इस प्रकार से खींची जाएंगी, ये क्या कहलाएंगी? अक्षांश। तो यहाँ पर देखते हैं, एक रेखा ऐसी होगी जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटेगी, उत्तरी और दक्षिणी। उत्तर वाला हिस्सा कहलाएगा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। और जो रेखा बिल्कुल बीच में है उसको कहेंगे 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है, यानी कि विषुवत रेखा। और ये ही भूमध्य रेखा भी कहलाती है, ठीक है बेटा। साथ के साथ बात करें इंग्लिश में, तो इंग्लिश में इसको कहते हैं इक्वेटर। इसके उत्तर में 23.5 डिग्री पर होगी एक, तो उसको कहेंगे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा या नॉर्थ, ठीक है। और ये कहलाएगी हमारी कर्क रेखा, ठीक। वैसे ही इसके दक्षिण में यहाँ पर 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है, इसको कहेंगे मकर रेखा। ये वाली कैंसर कहलाती है, ये वाली कैप्रिकॉर्न कहलाती है, ये वाली इक्वेटर, ठीक। इसी प्रकार एक यहाँ पर पड़ेगी, वो कहलाएगी 66.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। इसको कहेंगे आर्कटिक व्रत, आर्कटिक व्रत या उत्तरी उपध्रुव, ठीक है बेटा। इसी प्रकार यहाँ पर होगा 66.5 डिग्री साउथ, और इसको क्या कहेंगे? अंटार्कटिक व्रत या दक्षिणी उपध्रुव, ठीक है। यहाँ पर होगा उत्तरी ध्रुव, ये क्या होगा? उत्तरी ध्रुव, और इसकी जो स्थिति होगी वो होगी 90 डिग्री पर, ठीक है। वैसे यहाँ पर 90 डिग्री पर 90 डिग्री साउथ पे दक्षिणी ध्रुव। तो इस प्रकार आपने क्या देखा? एक तो 0 डिग्री, 0 डिग्री से ऊपर कहाँ तक चले हम? 90 डिग्री तक, और 0 डिग्री से कहाँ चले नीचे तक? 90 डिग्री। तो इस प्रकार टोटल अक्षांशों की अगर हम बात करेंगे तो कुल अक्षांश 90 0 डिग्री से ऊपर, एक 90 डिग्री वाला और 90 0 डिग्री से नीचे। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन आता है सामने। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, तो एक्चुअल में ये जो 90 डिग्री पर है दोनों जगह, ये कोई रेखा नहीं है, ये केवल क्या है? पॉइंट। क्या है ये? पॉइंट। तो इसको रेखा नहीं कहेंगे, इसलिए रेखाओं की संख्या क्या हो जाएगी? एक यहाँ से कम होगी, एक यहाँ से कम होगी। कुल अक्षांश कितने? 90 डिग्री, 90 डिग्री और एक, अर्थात 181। ध्यान रहेगा बेटा, ये हैं कुल अक्षांश। लेकिन अगर हम बात करें कुल अक्षांश रेखाओं की, तो कुल अक्षांश रेखाएं 2 कम हो जाएंगी, क्योंकि 90 डिग्री को दोनों जगह पर हम छोड़ देंगे। तो इस प्रकार ये हो जाएंगी 179। ध्यान रहेगा, ठीक। कर लो, नोट करना हो तो।
हो गया, चलें आगे, कर दो ना रफ। तो इस प्रकार हमने अक्षांश रेखाएं देख ली। अक्षांश रेखाएं कौन सी हैं? जो पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम खींची गई हैं। कुल अक्षांश की बात करें तो 181, और वहीं पर कुल अक्षांश रेखाओं की बात करें 179। ठीक है बेटा। अब देखेंगे दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी। ठीक है, वो कैसे होगा? जैसे सपोज करो 0 डिग्री है ये, इसके ऊपर हर 1 डिग्री पर होगी, 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे ही 90 डिग्री तक जाती हैं। वैसे ही नीचे 1 डिग्री दक्षिणी, 1 डिग्री है ना, 2 डिग्री, फिर 90 डिग्री तक। तो प्रत्येक दो अक्षांश रेखाएं जो होंगी, उन रेखाओं के बीच की ये जो दूरी होगी, इसको कहते हैं जोन। क्या कहलाती है ये? जोन। ठीक है। और इस दूरी की अगर बात करें तो कितनी होती है प्रीति? दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी अंकित 111 किलोमीटर या 111.32। बताओ। 111 किलोमीटर। ध्यान नहीं आएगा इतना? चलिए, तो समझे, दो अक्षांश के बीच का स्थान क्या कहलाता है? जोन, है ना। और दूरी कितनी है? 111 किलोमीटर। चलें आगे। अब वैसे ही देशांतर रेखाएं होंगी, और देशांतर रेखाएं कैसी खींची जाती हैं? उत्तर से दक्षिण की तरफ, इस प्रकार। ठीक है। तो ये सारी की सारी क्या हो रही है? एक पॉइंट पर आकर मिल जा रही हैं इस तरीके से। तो उत्तर से दक्षिण खींची जाने वाली क्या कहलाती हैं? देशांतर। ठीक है। तो जहाँ पर हमने अक्षांश रेखाओं को देखा वो टोटल 179 थी। देशांतर रेखाओं की बात करें बेटा तो ये टोटल होती हैं 360। 180 आगे की तरफ, 180 पीछे की तरफ। तो कुल देशांतर कितनी हुई? 360। ठीक है। अब देशांतर रेखाओं की बात करें कि ये क्या होती हैं, तो पहले तो हमने देखा कि अक्षांश और देशांतर दोनों कैसी हैं? काल्पनिक रेखाएं हैं। कैसी है ये? काल्पनिक रेखाएं, पहली चीज। दूसरी चीज ये क्या है? किसी भी स्थान का पश्चिमी और पूर्वी बिंदु का निर्धारण करती हैं, क्योंकि इस तरीके से खींची जाएंगी ना। तो सपोज करो ये कोई स्थल है, तो उसके पश्चिमी और पूर्वी दोनों बिंदुओं के बारे में बताएंगी। तो पश्चिमी एवं पूर्वी बिंदुओं का निर्धारण। ठीक है। दूसरा क्या है? ये समय का भी निर्धारण करती हैं। ठीक है, क्लियर यहां तक? समय अगर हम देखें तो प्रत्येक 1 डिग्री पर 1 डिग्री देशांतर बराबर कुल समय होता है 4 मिनट का। यानी कि जैसे ही आप 1 डिग्री पार करके जाएंगे, या तो 4 मिनट आगे बढ़ेंगे या 4 मिनट पीछे जाएंगे। ठीक है। अब देखते हैं कि आगे कैसे जाएंगे या पीछे कैसे जाएंगे।
तो ये है बेटा 0 डिग्री, इसी को कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा। ध्यान रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा कौन सी है? 0 डिग्री देशांतर। अगर इसकी बात करें तो ये लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से होकर गुजरती है। कहाँ से? लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से होकर गुजरती है। ठीक है बेटा। अब ध्यान रखना 0 डिग्री देशांतर रेखा के बिल्कुल अपोजिट साइड में यानी कि पीछे की तरफ 180 डिग्री देशांतर है। ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं इस पे कि ये यहाँ पर 0 डिग्री है तो इसके बिल्कुल पीछे कौन सी होगी? 180 डिग्री। ठीक है। तो इस प्रकार अगर मैं इसके पीछे की बात करूं तो पीछे तो यहाँ पर बना नहीं सकता, मैं साइड में बना रहा हूँ। सपोज करो ये यहाँ पर क्या है? 180 डिग्री। वैसे ही इधर भी हो जाएगी 180 डिग्री। ठीक है बेटा। तो जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो 0 डिग्री के बिल्कुल पीछे पहुंच जाएगी 180 डिग्री। ठीक है। तो इस तरफ होगी पूर्व की दिशा और इधर होगी पश्चिम। तो मैंने समय के बारे में आपको क्या बताया कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट का समय। तो इसी प्रकार अगर मैं 15 डिग्री देशांतर पर देखूं तो 15 चौका 60 मिनट हो जाएंगे, अर्थात 1 घंटा। तो हर एक 15 डिग्री पर हम कितने आगे या पीछे चलेंगे? 1 घंटा। और टोटल है 360, तो इस पर हो जाएंगे 24 घंटे। 24 घंटे इसलिए क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है, अर्थात वो कितनी घूमती है? 360 डिग्री। तो उसी से हमारा समय निकला 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बेटा 15 डिग्री पर 1 घंटा, 30 डिग्री पर 2 घंटे, उसी प्रकार यहाँ पर 165 डिग्री पर 11 घंटे हो जाएंगे और 180 डिग्री पर 12 घंटे। ठीक इधर भी ऐसा ही चलेगा। 15 डिग्री पर 1 घंटा, 30 डिग्री पर 2 घंटे और इसी प्रकार 165 डिग्री पर 11 घंटे और यहाँ पर 12 घंटे। तो 12 घंटे यहाँ से यहाँ तक और 12 घंटे यहाँ से यहाँ तक, हो गए कुल 24 घंटे। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखना कि जैसे ही आप पूरब की तरफ चलोगे तो समय में होती है क्या? वृद्धि। और वृद्धि कितनी होगी? हर 1 डिग्री पर 4 मिनट आगे चलेंगे, 15 डिग्री पर 1 घंटा आगे चलेंगे। और जब पश्चिम की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर होगी समय में कमी। ठीक है। हर एक 15 डिग्री पर 1 घंटा पीछे होते चले जाएंगे। अब यहाँ पर इतनी चीज़ समझ में आई। अब अगर हम बात करें देश के मानक समय की, यानी कि भारत का जो मानक समय है, रफ कर दो ना, थोड़ा सा उसके बारे में भी देख लेते हैं ना। तो भारत का मानक समय है, भारत की मानक समय रेखा वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है बेटा। अभी हमने क्या देखा कि पूरब की तरफ चलने पर समय में क्या होती है? वृद्धि। हर एक 15 डिग्री पर कितना आगे बढ़ जाते हैं हम? 15 डिग्री पर 1 घंटा। तो यहाँ पर बेटा अगर हम देखें तो 75 डिग्री और आगे कितने बच रहे हैं? 60.5 डिग्री हो गया ना, 82.5 डिग्री। तो 75 डिग्री पर 5 घंटे आगे चलेंगे, है नहीं? और 60.5 डिग्री पर आधा घंटा अर्थात 30 मिनट आगे चलेंगे। तो भारत का मानक समय जो है रेखा कैसी है?
पूर्वी और पूरब की तरफ चलने पर वृद्धि। तो भारत का मानक समय आगे होगा, और कितना आगे होगा? 5.5 घंटे, अर्थात 5 घंटा 30 मिनट। ठीक है, यहीं पर हम ये भी देख लेते हैं कि ये जो भारत की मानक समय रेखा है, भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्य। कितने राज्य बेटा? 5। 8 से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, मानक समय रेखा 5 राज्यों से। तो इनको हम नॉर्थ से साउथ देख रहे हैं। कैसे? नॉर्थ से साउथ। तो सबसे उत्तर में पड़ेगा आपका यूपी। ठीक है, उसके बाद में एमपी, एमपी के बाद में आपका आएगा छत्तीसगढ़। क्या? छत्तीसगढ़। फिर ओडिशा, और फिर आंध्र प्रदेश। ध्यान देंगे बेटा। तो ये 5 राज्य हैं जिनसे होकर भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। सबसे उत्तर में उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर ओडिशा, और फिर आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगर इसकी हम एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो ये इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से होकर गुजरती है। कहाँ से? इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से। जैसे 0 डिग्री कहाँ से गुजर रही थी? लंदन के ग्रीनविच से। वैसे ये कहाँ से? इलाहाबाद के, अब तो प्रयागराज हो गया है, नैनी से होकर गुजरती है। ठीक है, नैनी की अगर बात करें, कभी आप संगम नहाने के लिए जाओगे तो जहाँ पर गंगा और यमुना का मिलन होता है, जहाँ संगम है, उसी के इस साइड में आपको एक ऊंचा सा स्थल, एक पहाड़ी जैसी दिखाई देगी। वही क्या है? नैनी नामक स्थान। यहाँ पर ये भी ध्यान रखना, अगर नैनी ना दिया हो तो ऐसी कंडीशन में आप मिर्ज़ापुर लगा सकते हो। ध्यान रहेगा, प्रायोरिटी किसको देनी है? नैनी को। लेकिन अगर ना हो तब क्या लगाओगे आप? मिर्ज़ापुर। ठीक है, कितने राज्य हो गए बेटा? 5। सबसे ऊपर, फिर उसके बाद, फिर, ठीक। चलिए चलें आगे। साथ के साथ देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, तो ये है आपकी 180 डिग्री देशांतर। यहाँ से तिथि का निर्धारण होता है। ठीक है, तो इसको ले लेते हैं बेटा हम 180 डिग्री देशांतर। अब की बार इसके पीछे जाएगी 0 डिग्री, तो इसको साइड में बना लेते हैं। 0 डिग्री यहाँ पर और 0 डिग्री ही यहाँ पर। ठीक है, फोल्ड करेंगे तो 0 डिग्री पीछे पहुँच जाएगी। अब यहाँ पर देखो उल्टा सिस्टम होगा। ये दिशा ली हमने पूर्व और ये दिशा ली हमने पश्चिम। समय को देख रहे थे हम कि पूर्व की तरफ चलने पर समय में वृद्धि हो रही थी और पश्चिम की तरफ चलने पर समय में कमी आ रही थी। यहाँ पर क्या देखेंगे? क्या लाइन है ये? तिथि रेखा। तो यहाँ पर तिथि का इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि डेट का इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जैसे ही 180 डिग्री देशांतर रेखा को पार करके हम पूर्व की तरफ जाएंगे तो एक दिन घटेगा। समझ रहे हो बात को? समय की बात कर रहे थे तो पूर्व की तरफ जाने पर समय में वृद्धि हो रही थी, लेकिन तिथि की बात करेंगे तो तिथि क्या होगी बेटा? घटेगी। और क्या? एक दिन कम होगा, अर्थात घटेगा। ठीक है, वैसे ही जब इस तरफ जाएंगे तो एक दिन जुड़ जाएगा। तो क्वेश्चन घुमा फिरा के भी पूछ लेता है आपसे, कहेगा कि कोई समुद्री यान जब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करके पूरब की तरफ जाएगा तो समय में क्या प्रभाव पड़ेगा? तिथि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पूरब की तरफ जाने पर एक दिन घट जाएगा और पश्चिम की तरफ जाने पर एक दिन जुड़ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें कि ये कहाँ से होकर गुजरती है, तो ये बेटा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। ध्यान रहेगा।
बाद में हम इनको डिटेल में देखेंगे, है ना। कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि किस जल संधि से होकर गुजरती है, किस जल संधि से होकर गुजरती है। तो जल संधि की अगर इसकी हम बात करें तो ये बेरिंग जल संधि से होकर गुजरती है। बेरिंग जल संधि से होकर गुजरती है। जल संधि के बारे में मैंने बताया था आपको कि दो ऐसी वाटर बॉडी जो आपस में कनेक्टेड हों तो किसके द्वारा कनेक्टेड होंगी, वो जल संधि के द्वारा। तो जल संधि दो जल भागों को जोड़ती हैं, साथ के साथ स्थल खंडों को अलग करती हैं। ध्यान रहेगा जल संधि क्या है, क्या स्थल खंडों को अलग करती है, स्थल खंडों को अलग करती है और जल क्षेत्रों को जोड़ती है। तो अगर हम इसकी बात करें बेरिंग जल संधि की, तो एक ऊपर पड़ता है आर्कटिक महासागर का भाग, चुकची सागर, चुकची सागर, और चुकची सागर को ये जोड़ती है बेरिंग सागर के साथ में। ठीक है बेटा, बाद में मैप पर देखेंगे इनको। तो इन दोनों को तो ये जोड़ रही है, ये तो सागर हो गए, साथ के साथ स्थल खंडों को अलग कर रही होगी। और जो वो स्थल खंड अलग होते हैं वो है बेटा एक तो एशिया, और एशिया का कौन सा भाग, रूस, और साथ के साथ उत्तरी अमेरिका, और उत्तरी अमेरिका का क्या, अलास्का। तो इन दोनों को करती है ये अलग। अलास्का यूएसए का हिस्सा है। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो बेरिंग जल संधि कहाँ पर स्थित है बेटा, एशिया और उत्तरी अमेरिका के बीच में। और कहाँ से होकर गुजर रही है ये, सॉरी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की बात कर रही है, बेरिंग जल संधि से होकर गुजरती है। ठीक है, कर दो ना रफ, समझ में आ गई चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बेटा देखा क्या, अक्षांश रेखाएं। फिर देखा हमने क्या, देशांतर। तो अक्षांश रेखाओं की टोटल की बात की हमने कितनी, 179। इनकी बात करें तो ये टोटल कितनी थी, 360। ठीक है, अक्षांश रेखाओं की बात करें तो ये भी काल्पनिक रेखाएं हैं, और साथ के साथ देशांतर भी कैसी हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक है, जो अक्षांश रेखाएं होंगी वो इस तरीके से खींचेंगी, और इस तरीके से खींचेंगी तो एक रेखा किसी स्थान के उत्तर में होगी और दूसरी दक्षिण में होगी। अर्थात ये क्या करेंगी बेटा, किसी स्थान का या देश का, किसी स्थान या देश का उत्तरी एवं दक्षिणी बिंदु का निर्धारण। ठीक है, वैसे ही हमने देखा थी कि देशांतर रेखाएं इस तरीके से खींची जाती हैं। तो एक कहाँ पर होगी, पश्चिम में, और एक कहाँ पर होगी, पूरब में। तो ये किसी स्थान या देश के कौन से बिंदु निर्धारित करेंगी, पश्चिमी और पूर्वी। तो ये किसी भी स्थान या देश के पश्चिमी एवं पूर्वी बिंदुओं का निर्धारण करती हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा कि देशांतर रेखाएं और क्या कर रही हैं, समय का भी निर्धारण कर रही हैं। समय किससे डिसाइड होता है, देशांतर से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने दो चीज़ें देखी, एक तो 0 डिग्री, 0 डिग्री क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा। फिर देखा हमने किसको, 180 डिग्री, ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। वैसे ही बेटा अक्षांश रेखाओं की बात करें तो जो अक्षांश रेखाएं हैं ये किसी भी स्थान की जलवायु का निर्धारण करती हैं। किसका निर्धारण, जलवायु का।
किसी भी स्थान या देश की जलवायु का निर्धारण। तो एक्चुअल में जब हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि उत्तरी बिंदु कौन सा है या दक्षिण बिंदु कौन सा है, पश्चिमी कौन सा है या पूर्वी कौन सा है, साथ के साथ भारत की जो जलवायु है वो किस प्रकार की है। तो जब तक हम इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तब तक वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है बेटा, कर दो रफ, समझ में आ गया। चलिए, तो अक्षांश रेखा कैसी हैं? काल्पनिक रेखाएं हैं, साथ के साथ ये पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम खींची जाती हैं। देशांतर रेखाएं भी काल्पनिक रेखाएं हैं और ये उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं। इनकी कुल संख्या कितनी है? 179। इनकी कुल संख्या 360। ये क्या करती हैं? किसी भी स्थान या देश के पश्चिमी और पूर्वी बिंदुओं का निर्धारण करती हैं। ये क्या करती हैं? उत्तरी और दक्षिणी बिंदुओं का निर्धारण। इनसे क्या डिसाइड होता है? समय। और इनसे क्या डिसाइड होगा? जलवायु। ठीक है, चलो तो जलवायु भी एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा। तो ये देखी थी हमने 0 डिग्री अर्थात भूमध्य रेखा। ठीक है, और ये देखी थी यहाँ पर हमने 23.5 डिग्री, कौन सी? दक्षिणी। फिर यहाँ पर देखी थी हमने 66.5 डिग्री, ये भी दक्षिणी। और यहाँ पर साउथ पोल, कहाँ पर? 90 डिग्री पर, दक्षिणी ध्रुव। ठीक है बेटा, ये दक्षिणी उपध्रुव, या साथ के साथ क्या देखा था हमने? अंटार्कटिक व्रत। ठीक है, इसको देखा था मकर रेखा। ये देखी थी विषुवत रेखा या भूमध्य। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा। ये 66.5 डिग्री नॉर्थ, इसको कहेंगे आर्कटिक व्रत। या उत्तरी उपध्रुव। ठीक है, वैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री पे, और इसको कहेंगे उत्तरी ध्रुव। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जलवायु का निर्धारण। ठीक है बेटा, तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो 23.5 डिग्री है उत्तर में और 23.5 डिग्री है दक्षिण में, तो वर्ष भर यहाँ पर सूर्य की जो किरणें हैं वो लंबवत पड़ती हैं किसी न किसी अक्षांश रेखा पर। ठीक है, तो जहाँ सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी वहाँ पर कैसा होगा? गर्मी होगी, और गर्मी को उष्ण कहते हैं। तो ये वाला क्षेत्र कैसा कहलाएगा? उष्ण कटिबंध। कहाँ से कहाँ तक का? 0 डिग्री के उत्तर में 23.5 डिग्री और 0 डिग्री के दक्षिण में 23.5 डिग्री। यहाँ पर सारे में कैसी जलवायु पाई जाएगी आपको? उष्ण जलवायु। ठीक है, इसके जब ऊपर चलेंगे हम 23.5 डिग्री नॉर्थ से, यानी कि कर्क रेखा से जब ऊपर चलेंगे तो सूर्य की किरणें क्या है? तिरछी होनी शुरू हो जाएंगी। कैसी पड़ेंगी? तिरछी पड़ेंगी। तो यहाँ पर कम गर्मी होगी, यानी कि धीरे धीरे सर्दी की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे, है ना। तो ये वाला क्षेत्र कैसा कहलाएगा? उपोष्ण। ध्यान देगा बेटा, 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच का उपोष्ण कटिबंध। कटिबंध को ही कहते हैं इंग्लिश में जोन। तो इसीलिए दो अक्षांश रेखाओं के बीच का जो स्थान होता है उसको क्या कहते हैं? जोन। तो वैसे ही यहाँ पर 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 तक
कैसी जलवायु होगी, कौन सा कटिबंध होगा, उपोष्ण कटिबंध। ठीक है। फिर यहाँ पर और ज़्यादा तिरछी हो जाएंगी, या हो सकता पहुँचे भी ना, ज़्यादा तिरछी हो जाएंगी। तो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर 90 डिग्री तक, ये कैसा होगा, शीत कटिबंध। ठीक है। वैसे ही यहाँ पर भी 66.5 से लेकर 90 डिग्री तक शीत कटिबंध। और ध्यान रखना, जो ध्रुव हैं, ध्रुवों पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात वाली स्थिति होती है। ये हमेशा बर्फ़ से ढके रहते हैं। ठीक है। तो आपने देखा होगा यहाँ पर क्या है, ऊपर आर्कटिक महासागर, और वहाँ वो क्या है, बर्फ़ से ढका रहता है। वैसे यहाँ पर अंटार्कटिक महाद्वीप। ध्यान रखना, ये महासागर है, ये वाला महाद्वीप है, और दोनों जगह क्या है, बर्फ़। ठीक। चलें आगे, कोई कन्फ्यूजन? चलो, अभी यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्थिति इनकी और आपको क्लियर कर देता हूँ। अभी जो सूर्य की रेखाओं के बारे में हमने बात की थी, ठीक है। तो जो सूर्य की रेखाएं हैं, कोई बात नहीं, तो ध्यान रखना बेटा, 2 स्थिति ऐसी पड़ेंगी कि जिस दिन सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पर पड़ेंगी, विषुवत रेखा पर। कहाँ पर, विषुवत रेखा पर। तो विषुवत रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें जो पड़ेंगी, वो आपकी एक स्थिति होगी 21 मार्च और दूसरी होगी 23 सितंबर। तो विषुवत रेखा कहाँ पर है, पृथ्वी के बीचों बीच में है। तो जब पृथ्वी के बीचों बीच सूर्य की रेखाएं पड़ेंगी तो क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों के दोनों सूर्य के प्रकाश को बराबर बराबर मात्रा में ग्रहण करेंगे। और ऐसी कंडीशन में क्या होगा, दिन और रात बराबर होंगे। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि दिन और रात कब बराबर होते हैं, तो 21 मार्च और 23 सितंबर। क्यों होते हैं, क्योंकि सूर्य की लंबवत किरणें कहाँ पर पड़ती हैं, विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा पर। ठीक है। अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन ना पूछे डेट के हिसाब से, तो आपसे स्थान के बारे में पूछेगा कि दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं। तो कहाँ पर बेटा, विषुवत रेखा पर। ठीक है। इसके अलावा 21 मार्च के बाद में क्या होता है, सूर्य की किरणें ऊपर उठना शुरू होती हैं भूमध्य रेखा से। तो जब ऊपर उठेंगी तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब कर्क रेखा पर पड़ेंगी, और वो स्थिति कब की होगी, 21 जून। कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें कब पड़ेंगी, 21 जून को। तो ये वाला जो क्षेत्र है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में, जैसे हम बात करें भारत की, तो हम भी उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं। तो ये सूर्य के प्रकाश को अधिक मात्रा में ग्रहण करेगा और दक्षिण वाला भाग कम मात्रा में ग्रहण करेगा। तो इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होगी। ठीक है बेटा। तो ये उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन हो जाएगा और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन हो जाएगा। इसकी बिल्कुल स्थिति उल्टी होगी कब, मकर रेखा पर। तो ये कब की होगी, जब हम 23 सितंबर से आगे की तरफ चलेंगे तो सूर्य की किरणें 23 सितंबर के बाद में नीचे उतरनी शुरू हो जाएंगी। जैसे 21 मार्च के बाद ऊपर उठनी शुरू हुई थी, वैसे ही 23 सितंबर के बाद क्या होगी, नीचे उतरनी शुरू हो जाएंगी। और एक स्थिति ऐसी आएगी कि मकर रेखा पर पड़ेंगी, और ये कब पड़ेंगी, 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर। तो ये है कहाँ पर, दक्षिणी गोलार्ध में। तो इस समय दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी और ठीक उल्टा यानी कि उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी, सॉरी शीत ऋतु। यहाँ पर ग्रीष्म यानी कि गर्मी का मौसम होगा और यहाँ पर सर्दी का मौसम होगा। अब जैसे दिसंबर चल रहा हमारे यहाँ पर, हम उत्तरी गोलार्ध में, तो यहाँ पर कैसी देखने को मिल रहा है आपको, ठंडा ठंडा है ना। वहीं अगर ऑस्ट्रेलिया वगैरह की बात करें तो वहाँ पर भयंकर गर्मी पड़ रही होगी इस समय, है ना। चलें आगे। तो हो गई सारी डेट क्लियर। 21 जून को कर्क रेखा पर, कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु। ठीक है। यहाँ पर कौन कौन सी डेट, 21 मार्च और 23 सितंबर, दिन और रात बराबर। ठीक। 22 दिसंबर मकर रेखा पर पड़ेंगी, तो
तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होगी और उत्तरी गोलार्ध में सर्दी होगी। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा 22 दिसंबर और उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होगा। ठीक है, चलिए अब कभी कभी, हालांकि छोटे एग्जाम में तो आता नहीं है, बड़े एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि जैसे हमने देखा था, एक तो 66.5 डिग्री देखी थी नॉर्थ में, तो पूछ लेगा कि इस पे कितने देश स्थित हैं। तो इस पर स्थित देशों की संख्या है 8। कितनी है? 8। तो सबसे पहले ये यूएसए से गुजरेगा। यूएसए के भी कौन से? अलास्का वाले क्षेत्र से। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले कहाँ से गुजरता है ये? अलास्का। और अलास्का किसका हिस्सा है? यूएसए का। ठीक, उसके बाद में कनाडा, अलास्का के बराबर में कनाडा, ये दोनों हैं उत्तरी अमेरिका में। फिर एक द्वीप पड़ेगा जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड, और ग्रीनलैंड की अगर हम भौगोलिक स्थिति देखें बेटा, तो भौगोलिक स्थिति तो उत्तरी अमेरिका में है, लेकिन इस पर डेनमार्क का कब्जा है। कब्जा किसका है? डेनमार्क। तो एक देश हो गया डेनमार्क इनडायरेक्ट रूप से। ठीक, फिर जब इससे आगे चलेंगे तो एक देश पड़ेगा आइसलैंड। कौन सा? आइसलैंड। फिर आगे चलेंगे नॉर्वे, फिर स्वीडन, उसके बाद में फिनलैंड। बाद में मैप पर देख लेंगे ना, पहले ऐसे ही बता रहा हूँ मैं। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, और उसके बाद में आएगा बेटा रूस। तो इस प्रकार अगर हम काउंट करें तो यूएसए 1, कनाडा 2, ग्रीनलैंड 3, आइसलैंड 4, नॉर्वे 5, स्वीडन 6, फिनलैंड 7 और रूस 8। इन देशों से होकर गुजरती है कौन सी? 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ठीक, वहीं पर अब 23.5 डिग्री नॉर्थ पर भी देख लेते हैं एक बार। ये कौन सी है हमारी? कर्क रेखा। ठीक है, तो कर्क रेखा पर उत्तरी अमेरिका के कौन कौन से देश पड़ेंगे बेटा? मैक्सिको और दूसरा बहमास। ये कहाँ के हो गए? उत्तरी अमेरिका के। ठीक है, उसके बाद में कौन सा देश, कौन सा महाद्वीप आएगा? अफ्रीका। अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप के कौन कौन से पड़ेंगे बेटा? पश्चिमी सहारा, वेरी गुड। अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया। ठीक ठीक, चलिए, माली बोलते हैं। तो पश्चिमी सहारा। ठीक है, उसके बाद में मॉरिटानिया, माली, माली। ठीक है, फिर अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, इजिप्ट या मिस्र। तो ये हो गए बेटा अफ्रीका के देश। ठीक, उसके बाद में ये रेखा कहाँ पर आएगी? एशिया। तो एशिया के कुछ कंट्री पड़ेंगे। ये वाले कहाँ के थे? उत्तरी अमेरिका। और ये वाले कंट्री कहाँ के थे? अफ्रीका महाद्वीप के। फिर एशिया में प्रवेश करेगी, तो एशिया के कौन कौन से आएंगे? यूएई, सऊदी अरब आएगा पहले, हालांकि सऊदी अरब। फिर आएगा यूएई अर्थात संयुक्त अरब अमीरात। फिर आएगा ओमान। उसके बाद में आएगा भारत। भारत के बाद में बांग्लादेश, वेरी गुड, बांग्लादेश, म्यांमार, म्यांमार, फिर चीन और फिर ताइवान। तो ये हो गए आपके कौन से? एशिया के कंट्री। ठीक है बेटा, तो ये कहाँ पर पड़ गए आपके? कर्क रेखा पर। ध्यान रहेगा, मैक्सिको और बहमास उत्तरी अमेरिका के देश, फिर पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र, ये अफ्रीका के देश। और एशिया के कौन कौन से?
सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, फिर ओमान, उसके बाद में भारत, भारत के बगल में बांग्लादेश, उसके बगल में म्यांमार, फिर चीन, फिर ताइवान। ठीक है, तो अब साथ के साथ 0 डिग्री अर्थात विषुवत रेखा वाले भी कंट्री देख लेते हैं। तो इसकी बात करें तो पहले ये दक्षिण अमेरिका से गुजरेगी। दक्षिण अमेरिका के देश कौन कौन से पड़ेंगे? इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राजील। वेरी गुड। इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। ठीक है, तो ये 3 देश हो गए कहाँ के? दक्षिण अमेरिका। उसके बाद फिर से अफ्रीका में पहुंचेंगे, तो अफ्रीका के कंट्री मिलेंगे कौन कौन से? साउथर्न प्रिंसेप, साओ टोम प्रिंसिप, गैबोन, ठीक है, फिर गैबोन, फिर आएगा कांगो गणराज्य। यहाँ पर बेटा ध्यान रखना, एक है कांगो गणराज्य और एक है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। ये 2 देश हैं, कांगो गणराज्य और दूसरा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। उसके बाद में पड़ेगा युगांडा, केनिया और सोमालिया। ये सारे हैं अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप के। ठीक है, ये तो हो गए होंगे, रफ कर दूं। उसके बाद में कहाँ पर आएंगे? एशिया, एशिया में। तो एशिया के यहाँ पर देश पड़ेंगे मालदीव, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया और किरीबाती। ठीक है बेटा, ये वाले सारे कौन से थे? अफ्रीका के, और ये वाले एशिया के। ठीक है, इसके बाद में मकर रेखा आएगी नीचे, तो मकर रेखा पर भी देख लें। ये रफ कर दें पहले, हो गए? किसी के बच्चे हैं? कर लो जल्दी नोट। याद हो गए सारे? वेरी गुड। प्रीति, याद हैं? मकर के याद हैं? चलो, कौन कौन से? अर्जेंटीना, ब्राजील, पराग्वे, नामीबिया, बोत्सवाना, हम्म। दक्षिण अफ्रीका, मेडागास्कर, मोजाम्बिक। रोपल नहीं है याद? निशांत जी सर। सभी के याद है? लिखवाऊं? देख लो चलो। तो अब देखते हैं बेटा 23.5 डिग्री साउथ, यानी कि कौन सी? मकर रेखा। तो ये सबसे पहले गुजरेगी कहाँ से? दक्षिण अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका के देश देख लेते हैं कौन कौन से? चिली, अर्जेंटीना और पराग्वे और ब्राज़ील। इन 4 देशों से दक्षिण अमेरिका में, है ना निशांत? जी सर। चिली किसके लिए प्रसिद्ध है? चिली में आटाकामा मरुस्थल है। और और किस चीज़ का उत्पादन ज़्यादा होता है यहाँ पर? तांबा। तांबा। वेरी गुड। तो दक्षिण अमेरिका के चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील। उसके बाद में कहाँ पर आएगी? अफ्रीका में। और अफ्रीका के देश कौन कौन से पड़ेंगे? नामीबिया, बोत्सवाना, वेरी गुड। फिर मोजाम्बिक पहले पड़ेगा बेटा, और मेडागास्कर बाद में आएगा।
मेडागास्कर क्या है? हिंद महासागर में पहला हुआ द्वीप है एक, है ना, तो ये द्वीपीय देश है। उसके बाद में फिर ये ऑस्ट्रेलिया। ओ माय गॉड सारे हो गए हैं। चलो, तो ये वाले अफ्रीका के और ये ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रकार आपने देखा होगा कि जो कर्क रेखा है वो कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है। एक तो आपका गुजरी उत्तरी अमेरिका से, फिर कहाँ से गुजरी? अफ्रीका से, और फिर कहाँ से गुजरी? एशिया से। ठीक है, फिर हमने देखी कौन सी? विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा दक्षिण अमेरिका से, अफ्रीका से और फिर एशिया से। फिर हमने देखी मकर रेखा। तो मकर रेखा दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इस प्रकार कॉमन आपको क्या दिखा? अफ्रीका। क्या दिखा? अफ्रीका। तो अफ्रीका ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर तीनों प्रमुख व्रत गुजरते हैं, यानी कि कर्क रेखा भी गुजरती है, विषुवत भी और मकर भी। ध्यान रहेगा, एकमात्र महाद्वीप जिससे होकर तीनों प्रमुख व्रत गुजरते हो। वेरी गुड। अब जब देश देख ही रहे हैं तो लगे हाथों बेटा ये भी देख लो कि जो आपकी 0 डिग्री अक्षांश देशांतर रेखा थी, यानी कि मानक समय रेखा, मानक समय रेखा पर कौन कौन से देश पड़ते हैं? ये थी आपकी 0 डिग्री, है ना। तो इस पर पड़ने वाले देशों की संख्या देखें तो सबसे पहले आपने देखा लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से होकर गुजरती है। तो एक तो लंदन ही हो गया, यूके कह सकते हो, है ना। उसके बाद में नीचे पड़ेगा फ्रांस, फिर स्पेन। अंकित, फ्रांस और स्पेन के बीच में कौन सा पर्वत सीमा का निर्धारण करता? प्रेनीज पर्वत। वेरी गुड। तो फ्रांस और स्पेन की सीमा का निर्धारण कौन सा पर्वत करता है? प्रेनीज पर्वत। ठीक है, तो ये थे कहाँ के? यूरोप के। उसके बाद में कहाँ पर आएगी ये? अफ्रीका में। और अफ्रीका के देश पढ़ेंगे फिर कौन सा? माले। वेरी गुड। और घाना। घाना की राजधानी क्या प्रीति? अकरा। तो ध्यान रखना, अकरा घाना की राजधानी है और अकरा से ही होकर गुजरती है 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि किस देश की राजधानी से होकर गुजरती है? तो घाना की राजधानी, और क्या है वो? अकरा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है आपका कि एक तो ये 0 डिग्री अर्थात मानक समय रेखा, और एक ये 0 डिग्री अर्थात विषुवत रेखा, दोनों एक दूसरे को कहाँ काटती हैं? तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया बेटा। दोनों एक दूसरे को जो काटेंगी वो कहाँ काटेंगी? अटलांटिक महासागर में। कहाँ पर? अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर को ही अंध महासागर भी कह देते हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूं ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, तो प्रीति ये दोनों एक दूसरे को कहाँ काटती हैं? कहाँ पर? अल्जीरिया। वहीं पर इसकी बात करें यानी कि 23.5 डिग्री साउथ की बात करें, यानी कि मकर रेखा की बात करें, तो ये दोनों एक दूसरे को कहाँ काटती हैं? ये भी अटलांटिक महासागर में। ध्यान रहेगा बेटा, कर्क रेखा और अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा दोनों एक दूसरे को कहाँ पर काट रही हैं? अल्जीरिया में। ठीक है, विषुवत रेखा यानी कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा
और मानक समय रेखा दोनों एक दूसरे को कहाँ पर काट रही हैं? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर को ही और किस नाम से जाना जाता है? अंध महासागर। ठीक है, वैसे ही मकर रेखा और अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा दोनों एक दूसरे को कहाँ पर काट रही हैं? अटलांटिक। ध्यान रहेगा। चलिए, ये हो गया आपका अक्षांश और देशांतर का काम खत्म। समझ गए इतनी चीज? पक्का? आज इतना ही छोड़ूं या करवाऊं कुछ और भी? चलो आज इतना है, कल देखेंगे फिर भारत का भूगोल। कर दो बंद।